सभी को नमस्कार। आज इस सांख्य की यात्रा में हम लोग आते हैं 59th कारिका। टोटल 72 है, तो अभी हम लोग अंतिम कारिकाओं पे हैं। और अंतिम कारिकाओं में हम लोग देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति, इनके बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो ये कहते हैं इस 59 कारिका में कि जिस तरीके से एक लड़की जो नाच रही है स्टेज पे, नृत्यिका जो डांस दिखा रही है, वो जब पूरे तरीके से अपना डांस परफॉर्मेंस खत्म कर लेती है, तब वो अपने डांस परफॉर्मेंस को बंद कर देती है। वो नाचना बंद कर देती है और नहीं नाचती है। जो नाच वो ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को, बैठे हुए लोगों को एक एक हॉल में, ऑडिटोरियम में, जहाँ पे स्टेज हो, जहाँ पे वो लड़की नाच रही है, वो पूरा का पूरा नाच बेस्ट एबिलिटी पे दिखा के उसके बाद रुक जाती है। अब उसको परफॉर्म करने के लिए और कुछ नहीं है। अब उसको कुछ एडिशनल डांस दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उसी प्रकार से प्रकृति ऑपरेट करना बंद कर देती है। कब? जब वो अपने आप को पूरे रूप से पुरुष के सामने प्रदर्शित कर लेती है, अपने आप को कंप्लीट तरीके से पुरुष को दिखा देती है। तो प्रकृति और एक नाचने वाले लड़की को समान बोला गया है, सिमिलर बोला गया है। आप बोल सकते हैं सेम बोला गया है। जैसे एक डांसर डांस परफॉर्मेंस करने के बाद रुक जाती है, थम जाती है, परफॉर्मेंस को खत्म करके स्टेज से उतर आती है, उसी प्रकार से प्रकृति अपने एक्शन, अपने मोशन, अपने चेंजेस सब दिखा करके अपना पूरा डांस परफॉर्मेंस या अपना पूरा नाटक दिखा करके, एक्ट दिखा करके स्टेज से उतर आती है। ऑडियंस को, पुरुष को और कुछ नहीं दिखाती है। जो कुछ था दिखाने के लिए वो दिखा देती है। अब उसको कुछ दिखाना नहीं है। तो जहां से वो स्टार्ट करती है वो उसी जगह पर लौट जाती है। और पुरुष शांति से पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, पूरा का पूरा ड्रामा या पूरा का पूरा नाच या पूरा का पूरा एक्ट चुपचाप देख लेता है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? हुँ? किसी को कोई डाउट? तो आप देखिए, यहां पर पुरुष कुछ नहीं कर रहा है। पुरुष दृष्टा है, देखने वाला है, साक्षी है, विटनेस है, सीयर है, ऑब्जर्वर है, देख रहा है बस। पूरी एक्टिविटी, मोशन, एक्शन, ड्रामा, डांस प्रकृति कर रही है। और प्रकृति परमानेंटली नहीं कर रही। जब तक उसका रोल कंप्लीट नहीं होता है तब तक ही कर रही है। और जब उसका पूरा डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा नाटक खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं नाचती वो। उसके बाद वो नाच बंद कर देती है। वो स्टेज से उतर के आ जाती। तो प्रकृति डांस दिखाती है, पुरुष डांस देखता है। प्रकृति डांस दिखाते दिखाते बदलती रहती है, नए नए डांस दिखाती है, नए नए भाव में दिखाती है। हो सकता है नए नए कपड़ों में दिखाती है, नए नए मेकअप में दिखाती है,
नए नए रोल में दिखाती है। लेकिन पुरुष अनचेंज्ड, बिना बदले, पुरुष बनकर ही देखता रहता है। बदलते हुए को स्थिर होकर देखता रहता है पुरुष। प्रकृति बदलती रहती है, पुरुष देखता रहता है। बदलते बदलते प्रकृति और नहीं बदल सकती है, वहां रुक जाती है, पुरुष देखता रहता है। प्रकृति स्टेज से उतर जाती है, पुरुष देखता रहता है। प्रकृति स्टेज से उतर के चली जाती है ऑडिटोरियम के बाहर, पुरुष उसी स्पेक्टेटर के सीट में बैठ के देखता रहता है। पुरुष कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। करने वाली प्रकृति है, वो करती रहती है। जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका रोल है, जो उसका एक्ट है, जो उसका डांस है, वो स्टार्ट करती है, उसको फिनिश करती है। इसलिए प्रकृति जन्म लेती है, प्रकृति चलती है, प्रकृति मरती है। इसलिए आप और हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। पुरुष जो है, आत्मा जो है, वो न पैदा होती है, न मरती है, न बदलती है, न उसका कोई आकार है, न उसका कोई रंग है, न उसमें कोई गुण है। वो बस है। और वो प्रकृति के अंदर नहीं है, वो प्रकृति के बाहर है, प्रकृति के ऊपर है। ऊपर से देखता है प्रकृति को। और प्रकृति के अंदर जो बदलता है, उसमें पुरुष का रोल होता है। अगर पुरुष नहीं होगा, प्रकृति नहीं होगी, कुछ बदलेगा नहीं। बदल इसलिए रहा है क्योंकि प्रकृति पुरुष के लिए बदल रही है, पुरुष को दिखाने के लिए कि मैं देखो कैसे बदल रही हूं। पुरुष के सामने अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए प्रकृति नाचती है। अगर ऑडियंस नहीं होगा तो स्टेज पे कोई डांसर खड़े होकर डांस करेगी क्या? नहीं करेगी। प्रकृति भी नहीं करेगी। अभी सवाल ये उठता है कि आप अंधेरी रात में ऊपर देखते हैं, आपको चांद दिखता है क्योंकि आप हैं और देख रहे हैं, इसलिए चांद है और दिख रहा है। अगर आप नहीं हैं चांद को देखने के लिए, चांद आपको नहीं दिखेगा। चांद प्रकृति है, वो दिखता है पुरुष के लिए। अगर पुरुष नहीं है तो दिखाने वाला भी नहीं है, चांद नहीं है। इस बात को याद कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग जोड़ेंगे लास्ट में, और आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया वो नहीं है जो आप समझते हैं इसको। ये दुनिया वो है जो कि आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा कि ऐसी है। आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा कि ये दुनिया ऐसी है, वैसी ये दुनिया है। और उसको सबसे पहले सांख्य ने प्रेजेंट किया, और ये इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन है, विजन है प्रकृति का, दुनिया का, सृष्टि का, पुरुष का,
कि इसको आम जनता के सामने लाया नहीं गया। इसलिए सांख्य के गुरु शिष्य परंपराएं आपको भारत में गिनी चुनी मिलेंगी, और जैसे मैंने पहले कहा आज के डेट में भी एक ही मिलेगी। तो क्यों ऐसा है उसको हम लोग थोड़े कारिकाओं के बाद देखेंगे, ये इसका पावर क्या है, ये कैसे आपके जीवन को कंप्लीटली बदल सकती है, आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकती है, आपकी दुनिया पूरी की पूरी बदल सकती है। आगे चलते हैं थोड़ा और। 68 जो 60वां जो कारिका है, ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भलाई करने वाली है, वो भलाई करती है, उसमें गुण है। प्रकृति भलाई करती है और प्रकृति में गुण है, और वो गुणों के कारण कई तरीकों से पुरुष की भलाई करती है, जिसमें उसका खुद का कोई लाभ नहीं है। वो नाचने वाली जब नाचती है तो पुरुष के खुशी के लिए नाचती है, पुरुष को दिखाने के लिए नाचती है, उसके नाचने में उसका कोई लाभ नहीं है, पुरुष का लाभ है। और गुण है नाचने वाली में, तभी नाच रही है, और कई तरीके से नाच रही है, और उसको अपना कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है नाचने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के अच्छाई के लिए, खुशी के लिए, भलाई के लिए नाच रही है। और जो पुरुष है, हाँ बोलिए। जो पुरुष तो नाच के दिखाता है, लेकिन पुरुष तो कुछ समझते नहीं है। समझते हैं। आपको कैसे मालूम पुरुष समझता नहीं? समझते हैं। हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस है, वो चेतन है, उसमें इंटेलिजेंस है। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही हैं? हाँ, तो उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ, तो लेकिन प्रकृति को कुछ जाता आता नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए प्रकृति स्कूटर है, और पुरुष स्कूटर पे बैठा है, स्कूटर चल रहा है और वो देख रहा है। तो जो स्कूटर चल रहा है और अलग अलग जो सीन्स सामने आ रहे हैं, वो पुरुष देख रहा है। लेकिन वो पुरुष प्रकृति को लाभ क्या है? प्रकृति का कोई लाभ नहीं। सूरज जो सवेरे निकलता है उसको क्या लाभ है? चांद जो रात में आता है उसको क्या लाभ है? धरती पे जो टाइड्स आते हैं उसको क्या लाभ है? पहाड़ जो खड़ा है, हिमालय है, उसको खड़े होने का क्या लाभ है? बादल जो ऊपर से जा रहा है उसको क्या लाभ है? हवा जो चल रही है ठंडी या गर्म, उसको क्या लाभ है? धरती जो घूम रही है उसको क्या लाभ है? प्रकृति को कोई लाभ नहीं है। वो किसके लिए घूम रही है, किसके लिए चल रही है, किसके लिए नाच रही है? पुरुष के लिए।
और अगर पुरुष नहीं है, मान लीजिए आपके अंदर जो देख रहा है या जो मेरे को सुन रहा है वो नहीं है, तो प्रकृति है क्या? प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि देखने सुनने वाला ही नहीं है तो जिसको सुना जा रहा है वो भी नहीं है, जिसको देखा जा रहा है वो भी नहीं है। ठीक है। अगर आपके घर में किचन है, इसका मतलब है कि उस किचन में कोई खाना खाता है, इसलिए किचन है। अगर कोई घर में खाना खाने वाला नहीं है तो आपके पास किचन क्यों होगा? नहीं होगा। जब कोई चीज की यूटिलिटी है तभी वो चीज है। अगर उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई छूने वाला नहीं है, तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि जब चेतन तत्व है, जब कॉन्शियसनेस है, तभी ही नॉन कॉन्शियस चीज है। जब पुरुष है तभी ही प्रकृति है। कौन सी प्रकृति? मूल प्रकृति। और अगर पुरुष मूल प्रकृति को देखता है तो मूल प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, प्रकृति बना होती है, और वो प्रकृति बनती रहती है जब तक पुरुष देखता रहता है। पुरुष देखना बंद कर देगा तो प्रकृति चलना बंद कर देगी, वो वापस मूल प्रकृति में मिल जाएगी। और अगर पुरुष देखना नहीं बंद कर रहा है तो प्रकृति नाचती रहेगी। अगर प्रकृति नाच रही है और उसको 10 तरह के डांस फॉर्म आते हैं और उसने 10 के 10 नाच लिए, तो उसके बाद उसको कुछ आता ही नहीं, क्या करेगी? डांस को बंद कर देगी। जब वो डांस को बंद कर देगी तब पुरुष सोचेगा कि मैं प्रकृति को देख ही क्यों रहा हूं, कुछ तो हो नहीं रहा है। वो देखना बंद कर देगा, और जैसे ही वो देखना बंद कर देगा प्रकृति जाके मूल प्रकृति में वापस घुस जाएगी। तो प्रकृति बनती है जब पुरुष देखता है, और प्रकृति वापस चली जाती है जब पुरुष देखना बंद कर लेता है। क्लियर है सबको? ओके। अब मजे की बात क्या है कि प्रकृति जो है वो पुरुष के लिए, पुरुष के भोग के लिए कई तरीके से नाचती है, और पुरुष जो है उसमें कोई गुण ही नहीं है, और वो प्रकृति को कुछ नहीं देता है वापस। और प्रकृति अपने आप को छोड़ के पुरुष के लिए करती रहती है, और पुरुष प्रकृति के लिए कुछ नहीं करता है। आप सूरज के लिए क्या करते हैं? आप चांद के लिए क्या करते हैं? आप धरती जो चल रही है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप अपने बॉडी के लिए क्या करते हैं? आप बोलेंगे कि नहीं, मैं अपने बॉडी के लिए खाना खाता हूं। तो कौन खाता है? बुद्धि खाती है। प्रकृति अपने लिए खाने का बंदोबस्त करके खाती है, अपने शरीर के लिए, पुरुष के लिए नहीं। पुरुष को तो भूख ही नहीं लगती है, पुरुष तो बदलता ही नहीं है, पुरुष तो पैदा नहीं होता, पुरुष मरता नहीं है, पुरुष में टाइम नहीं बदलता, तो भूख लगना नहीं लगने का सवाल कहां उठता है? तो प्रकृति अपने लिए बदलती है,
पुरुष प्रकृति के लिए कुछ नहीं करता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो दो बातें हो गई, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब ये और क्लियर होगा। 61st कारिका वो ये बोलता है कि, ऑथर बोलता है कि मेरे ओपिनियन में प्रकृति से ज्यादा मॉडेस्ट और हम्बल कोई नहीं है। उसको जब समझ में आता है कि मेरे को पूरी तरीके से देख लिया गया है और मेरे को और कुछ दिखाने को नहीं है, तब वो पुरुष के सामने आना बंद कर देती है। वो सोचती है कि मैंने तो अपना घूंघट उठा के दिखा दिया है और उसने देख लिया है, अब घूंघट उठा के क्यों खड़ी रहूं उसके सामने। घूंघट डाल देती है, बोलती है और नहीं दिखाऊंगी। आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। एक एक कारिका धीरे 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 आगे बढ़ रही है और आपको समझा रही है कि पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, दोनों का फंक्शन क्या है। तो और आगे बढ़ते हैं। 62nd कारिका। 62nd कारिका के बाद सिर्फ 10 कारिकाएं और बचेंगी और उतने में आपको मोक्ष मिलना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है और पुरुष में जाया कैसे जाता है। 62nd कारिका में ये कहते हैं कि पुरुष तो कभी बंदिश में रहता ही नहीं है और ना ही उसको कभी छुड़ाया जा सकता है और ना ही कभी वो माइग्रेट करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो बोलते हैं ना कि आत्मा निकल गई और दूसरे शरीर में गई। अरे आत्मा प्रकृति के ऊपर है, तो वो कैसे शरीर से निकलेगी और अगले शरीर में जाएगी। शरीर की दुनिया अलग है, आत्मा की दुनिया अलग है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर निकल के आगे जाता है और अगले स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है। जैसे हमने देखा था कि सूक्ष्म शरीर जो है वो हैंगर की तरह है और स्थूल शरीर जो है वो शर्ट की तरह है। तो जब आप एक जीवन से दूसरे जीवन जा रहे हैं तो आप स्थूल शरीर वहीं छोड़ रहे हैं, शर्ट वहीं छोड़ रहे हैं, हैंगर निकाल के ले जा रहे हैं और अगले जीवन में वो हैंगर पे आप नई शर्ट टांग रहे हैं और नई शर्ट जो है वो उस दुनिया से आ रही है, हैंगर पुराने दुनिया से आ रही है। अभी हम जब अपने कबर्ड में शर्ट निकाल के पहनते हैं तो शर्ट को हम पहनने के बाद धोने में डाल देते हैं, हैंगर वहीं रह जाता है और जब अगला शर्ट आता है धुल के उसको उसी हैंगर में टांग देते हैं। तो जो पहला हैंगर और पहला शर्ट वो पहला जीवन है और जो वापस वही हैंगर और दूसरा शर्ट, दूसरा कुर्ता, दूसरा चोला, वो दूसरा जीवन है। फिर आपने उसको भी निकाला और उस पर तीसरा शर्ट चढ़ाया, वो तीसरा जीवन है। हैंगर नहीं बदल रहा है,
शर्ट बदल रही है। जैसे आपकी योनि होगी वैसे आपकी शर्ट होगी। सांप का शरीर अलग होगा, सांप की शर्ट अलग होगी, शेर की शर्ट अलग होगी, चूहे की शर्ट अलग होगी, कॉकरोच की शर्ट अलग होगी। लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो हैंगर है, उसका जो फ्रेम है जिसपे वो सपोर्ट ले रहा है, वो मोर और लेस सेम चल रही है, मोर और लेस सेम चल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बुद्धि में जो भाव है, जो धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञानता, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग और राग, वो बदल रहे हैं। जैसे जैसे वो शर्ट और वो हैंगर आगे चल रही है समय में, उसमें ये 8 भाव बदल रहे हैं। और जब अगला जन्म होता है तो उस समय के जो भाव हैं उसके अनुसार अगली शर्ट आती है। ये सबको क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सर भाव क्यों बदलेंगे सर? आपके कर्मों के अनुसार भाव बदलेंगे। आपने किसी को गाली दे दी, आपके भाव बदल जाएंगे। ओके, ठीक है जी सर। और उसके अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। तो ये कहते हैं कि पुरुष को कभी बांधा नहीं जा सकता। पुरुष को कैसे बांध सकते हैं आप? क्योंकि उसका तो आकार ही नहीं है, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, उसमें तो समय नहीं है, उसमें ना जन्म है ना मृत्यु है। तो जिसमें कुछ नहीं है उसको आप बांधेंगे कौन से रस्सी से? बांध नहीं सकते। तो पुरुष नहीं बनता है, और जो है नहीं वो जाएगा कहां? वो कहीं नहीं जाता है, वो है, हमेशा है। और स्पेस और टाइम के परे है, माइंड और मैटर के परे है। आपके माइंड के परे है पुरुष। पुरुष आपके माइंड को समझ में आसानी से नहीं आएगा कि पुरुष कौन है। और ना पुरुष कोई पत्थर है, कोई कपड़ा है, कोई रंग है, कोई आकार है जिसको आपको दिखा के समझाया जाए कि देखो ये पुरुष है। जैसे बचपन में पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, वैसे पी फॉर पुरुष कोई समझा नहीं सकता। क्या दिखाएगा आप? अगर आपको पुरुष समझ में आने लग गया तो आप तो ईश्वर के समान है, आप तो मानव है ही नहीं। पुरुष समझने के लिए तो पूरा जीवन है, पूरी साधना है। और एक जीवन भी कम पड़ता है, कई जीवन लग जाते हैं। तो आपको पी फॉर पुरुष बोलने से थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पुरुष क्या है। आपकी अज्ञानता पुरुष को पहचानने में दिक्कत बनती है। आपका अहंकार, मैं मेरा, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है मैं मेरा की आपकी। मेरा पेन, मेरी लैपटॉप, मेरा टेबल, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा शर्ट, मेरी पैंट, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, ये अविद्या है, रॉन्ग नॉलेज है, गलत जगह आप फंसे हैं। आपका जो टेप रिकॉर्डर है वो गलत रिकॉर्ड बजा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको किसी बेवकूफ ने समझाया है कि आप कौन है। वो भी अज्ञानी था, वो आपको भी अज्ञानी बना कर गया। और वो सोचता है उसने बड़ा ज्ञान का काम किया, क्योंकि उसके पिताजी ने भी वही किया, उसके भी पिताजी ने वही किया, उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी के सबने वही किया। हजारों सालों से सब लोग वही कर रहे हैं।
अंधे अंधों को पैदा कर रहे हैं, बहरे बहरों को पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप मेरी बातें सुन के उलझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो पुरुष जो है वो कोई दुनिया की वस्तु नहीं है, दुनिया के पार की वस्तु है, और वस्तु भी नहीं, वो आपकी असली पहचान है। आपके अंदर देखने वाला सुनने वाला वही है, आप नहीं है। क्या कोई स्कूटर देख सकती है? नहीं। लाइट जला सकती है, आप स्कूटर का हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, बट क्या वो स्कूटर देख सकता है? नहीं देख सकता है। क्या सूरज देख सकता है पूरे धरती को? नहीं देख सकता है। क्या चांद देख सकती है उस सागर को जिसमें वो टाइड्स पैदा कर रही हो? नहीं देख सकती है। क्या धरती सूरज को देख सकती है? नहीं देख सकती है। कौन किसको देख रहा है? कोई किसी को नहीं देख रहा है। आपको लगता है कि आप देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे। जिसको आप सोच रहे हैं कि देख रहा है वो आप है ही नहीं। ये अज्ञानता है, ये अविद्या है, ये इग्नोरेंस है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, जिस कारण से आप फंसे हुए हैं। आपकी जो कैपेसिटी है उससे बहुत नीचे आप परफॉर्म कर रहे हैं। जो गाड़ी एक फॉर्मूला वन की गाड़ी है, उसको आपको समझाया गया है कि ये बैलगाड़ी है, तो आप इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चला रहे हैं, जबकि वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल सकती है, लेकिन आपको नहीं मालूम। तो आपने क्या किया है, एक फेरारी के सामने 2 बैल बांध दिए हैं और एक चाबुक लेके आप बैल को मार रहे हैं और उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अज्ञानता है, क्योंकि आपको अविद्या है, क्योंकि आपको अहंकार है। आप उस बैलगाड़ी को मैं समझ रहे हैं। आप खुश हैं बैल से? सर हाँ बोलिए। सर, मेरा एक जीवन में ये ज्ञान खत्म होगा, सीख जाएंगे एक जीवन में हाँ, क्यों नहीं होगा? सब लोग। हाँ क्यों नहीं होगा? आप जब बाथरूम में बाल्टी में पानी भरती हैं तो आपके जीवन में बाल्टी भरती है कि कई जीवन में बाल्टी भरती है? हाँ तो जब आपको प्रोसेस मालूम होगा तो एक जीवन में होगा। आपको मालूम है बाल्टी भरने के लिए बाल्टी को लेना पड़ता है, नल के नीचे रखना पड़ता है, ऊपर टंकी में पानी होना चाहिए, नल खुला होना चाहिए, नल का मुंह बाल्टी के ऊपर होना चाहिए, बाल्टी भर जाएगी। और आपने क्या किया, बाल्टी उठा के नल के नीचे नहीं रखा, कमरे में रख दिया बाहर जाके और नल चालू कर दिया अंदर। बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। आप 8 घंटा चला लीजिए नल, 8 दिन चला लीजिए नल, 80 दिन चला लीजिए नल, बाल्टी नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि आपको अविद्या है, आपको अज्ञानता है। आपने सोचा कि बाल्टी रूम में रखने से और बाथरूम में नल चलाने से बाल्टी भर जाएगी। और मान लीजिए आपको मालूम है कि बाल्टी नल के नीचे रखनी है, आपने रख दी, आपने नल भी खोल दिया, लेकिन नल में पानी नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि नल में पानी आना चाहिए। आपको कहा बाल्टी नल के नीचे रख दो, नल खोल दो,
बाल्टी भर जाएगी। आपने कर दिया ऐसा, बैठे रहिए 8 घंटा, 80 दिन, 800 दिन, 800 साल, 800 जीवन, नहीं भरेगा वो। तो ज्ञान चाहिए। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि हमको अज्ञानता है। जब वो अज्ञानता हटेगी तभी बाल्टी भरेगी, तभी आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। तो यहां दिक्कत क्या है कि हमको मालूम ही नहीं हमको क्या चाहिए। आज दोपहर में किसी ने मेरे को फोन किया कोयम्बटूर से। बोला मैं बीएनआई से बात कर रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मैं 5-6 बड़े बड़े कंपनियों का नाम लिया, उसमें मैंने काम किया है और अभी मैं एडवर्सिटी कोशेंट का एक्सपर्ट हूँ। आपको तो मालूम होगा ये 8-10 साल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने सुना होगा कि सीसीडी के मालिक ने सुसाइड किया, और आईआईटी में भी लोग सुसाइड करते हैं, आईआईएम में भी करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। तो मैं उनको ट्रेन करता हूँ। तो मैंने सुना, तो मैं उनसे बोला कि कैसे आप उनको ट्रेन करते हैं? बोला मेरे पास 10 टेक्निक है। बताओ 10 टेक्निक। तो बोला एक टेक्निक मेरा है कि लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करो। देखा टेक्निक कहाँ से मिला आपको? बोला भगवत गीता से मिला। तो मैं बोला अगर कोई प्रॉब्लम इन 10 टेक्निक के बीच में पड़ती हो तो उसका सोल्यूशन क्या है? और उसको समझ में नहीं आया कि ये सवाल क्या है। तो मैं बोला मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप दर्शन शास्त्र पढ़िए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि दुख कैसे मिटाया जाता है। इंडियन शास्त्र उस पर फोकस करते हैं। दुख परमानेंट है, लाइफ में हमेशा आएगा। आपसे आएगा, दूसरे से आएगा, प्रकृति से आएगा, देवताओं से आएगा, पितरों से आएगा, ग्रह दोष से आएगा, आता रहेगा। तो वो जो दुख का निवारण है वही भारतीय दर्शन शास्त्र है। चाहे वो वेद का हो, जैन धर्म का हो, बौद्ध का हो, चारवाक का हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडिया ने वर्ल्ड को ये मेथड्स दी हैं, ये टेक्नोलॉजी दी है, और हमारे देश में कॉरपोरेट ट्रेनर काफी हाई पोजीशन पे थे। वो वेस्टर्न वर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, एडवर्सिटी कोशेंट। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी जिंदगी में दिक्कत देखी है? बोला हाँ, मेरी प्रमोशन छूट गई, हाँ मेरे को एग्जाम में नंबर कम मिले। मैं बोला इसको आप दुख कैसे बोलते हैं? ये तो हर एक के जीवन में आता है, इसमें कौन सी नई बात है? और इसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए? और उसके पीछे कौन बेवकूफ सुसाइड करता है? तो मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को हजारों साल पहले टैकल किया है। योग दर्शन दुख निवारण के लिए है, सांख्य दर्शन दुख निवारण के लिए है। सांख्य के पहला कार्य का दुख की बात करता है। नानक बोलते थे, नानक दुखिया सब संसार। बोले संसार में सब दुखी हैं, कौन दुखी नहीं है उसको सामने लाओ। और दुख सिखाता है,
आपको ज्ञान कौन देगा? दुख देगा। प्रकृति का काम क्या है? आपके दरवाजे पे भोग लाना, कभी सुख का कभी दुख का। वो दुख का जो भोग आएगा वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको अज्ञानता से ऊपर उठाएगा, फिर अज्ञानता से ऊपर उठाएगा, फिर इतना ज्ञान दे देगा कि आपको संसार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उससे ग्रेजुएट करके निकल जाओगे। ये स्कूल ये कॉलेज की दरकार ही नहीं पड़ेगी, काम हो गया। ज्ञान ही प्रकृति से बाहर निकाल के पुरुष में ले जाता है। तो उसको भी देखेंगे आगे के कार्यक्रम में। तो यहां पर वो बोलते हैं कि पुरुष को कभी बांधा नहीं जा सकता है। जो प्रकृति के ऊपर है उसको आप कैसे बांधेंगे? और उसको कभी छुड़ाया भी नहीं जा सकता है। जिसको बांध ही नहीं सकते उसको छुड़ाएंगे कैसे? और ना वो माइग्रेट करता है, मतलब एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन वो माइग्रेट नहीं करता है। वो सारे जीवन में एक साथ है। एक है सूक्ष्म प्रकृति, यहां सूक्ष्म शरीर। और ये जो ट्रैवलिंग है ये टाइम में है। एक जीवन से दूसरा जीवन आप टाइम में ट्रैवल करते हैं, दूसरा जीवन से तीसरा जीवन आप टाइम में ट्रैवल करते हैं, तीसरा जीवन से चौथा जीवन आप टाइम में ट्रैवल करते हैं। लेकिन पुरुष में तो टाइम ही नहीं है। तो पुरुष थोड़ा ना एक जीवन से दूसरे जीवन जा रहा है। पुरुष सारे जीवन में एक साथ मौजूद है। तो उसमें क्या माइग्रेशन, उसमें क्या मूवमेंट, वो कहां मूव करेगा, किससे किसमें मूव करेगा? वो तो ना पैदा होता है, ना मरता है, ना बदलता है, ना उसमें टाइम है। तो क्या मूव हो रहा है उसमें? कुछ नहीं मूव हो रहा है। वो निर्गुण है, निराकार है, ना कोई गुण है ना कोई आकार है। तो फिर कौन बंदिश में है? प्रकृति बंदिश में है। क्योंकि प्रकृति इस पूरे क्रिएशन को सपोर्ट करती है, इसलिए वो बुद्धि हुई है अपने क्रिएशन के साथ। प्रकृति बुद्धि अहंकार मानस ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तन्मात्रा पंचमहाभूत में बंधी हुई है। वो 23 में जकड़ी हुई है। वो उसके पार्ट्स हैं, वो उसके मैकेनिज्म है। मान लीजिए एक गाड़ी है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का चक्का, गाड़ी का सीट, गाड़ी का दरवाजा सब बंधा हुआ है। मान लीजिए एक गाड़ी 25 पार्ट्स की बनी है, सब पार्ट्स एक साथ है तभी वो गाड़ी है। आप गाड़ी में से स्टीयरिंग व्हील निकाल दीजिए, क्या वो गाड़ी होगी? आप गाड़ी में से चक्के निकाल दीजिए, क्या वो गाड़ी होगी? आप गाड़ी में से पेट्रोल का टैंक निकाल दीजिए, क्या वो गाड़ी होगी? तो प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति, प्रकृति मतलब जो व्यक्त है, जो दिख रही है आपको। और व्यक्त प्रकृति आपको दिख नहीं रही है, मूल प्रकृति आपको दिख नहीं रही है। व्यक्त प्रकृति आपको दिख रही है, जो मैनिफेस्टेड है वो दिख रही है, जो रूप ले चुकी है, रंग ले चुकी है, गुण ले चुकी है, आपके इंद्रियों के देखने के लायक, वो फंसी हुई है। वो माइग्रेट करती है, मतलब बुद्धि माइग्रेट करती है, अहंकार माइग्रेट करता है, मानस माइग्रेट करता है, ज्ञान माइग्रेट करती है, कर्मेंद्री माइग्रेट करती है, और तन्मात्रा माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करते हैं ये सब?
क्योंकि ये सब मिला के सूक्ष्म शरीर है, ये सब भी आपस में बंधे हुए हैं, इसलिए बंधा हुआ ग्रुप जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर क्या है, वो भी बंधा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आपस में बंधे हुए हैं। और मान लीजिए सिर्फ पृथ्वी है तो वो भी बंधी हुई है। क्यों? उसमें तीन गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। वो तीनों साथ में रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। तो प्रकृति किसी भी रूप में आप देख लीजिए बंधी हुई है। तो जो बंधी हुई है वो रिलीज हो सकती है, जो बंधी नहीं सकती वो रिलीज कैसे होगी, मुक्त कैसे होगी? तो हम जो सुनते हैं कि आत्मा बंदिश में है, वो मुक्त होती है, वो गलत है। प्रकृति बंधी हुई है, वो अपने आप को मुक्त करती है। अब इसको समझने का एक तरीका हो सकता है। प्रकृति नाच रही है पुरुष के लिए, तो बंधी हुई है। और जब प्रकृति पुरुष के लिए नाचना बंद कर देती है तब मुक्त हो जाती है। उसको पुरुष से मतलब ही नहीं है, देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, वो मुक्त है, फ्री है। अगर आप किचन में जाके रोटी बना रहे हो अपने पति के लिए तो आप बंदिश में। आप रोटी बना ही नहीं रहे हो, वो खाए या नहीं खाए, तो आप मुक्त हैं। आपको मतलब ही नहीं है वो जिंदा है कि मर गया, तो आप मुक्त हैं। जब आपको चिंता है उसकी, तब आप बंध गए उसके साथ। तो मुक्त कौन है? मुक्त वो है जो नदी किनारे बैठा है और नदी बह रही है, वो देख रहा है बहती हुई नदी को, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है नदी में, वो देख रहा है बस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें 4 लाश जाए, 400 लाश जाए, या 2 भैंस जाए, या विष्णु की मूर्ति जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बैठा है, देख रहा है, वो देखने वाला है। उसका कोई इमोशन, फीलिंग, माइंड में एक्टिविटी कुछ नहीं है, उसको कोई वृत्ति पैदा नहीं होती है, उसके माइंड में, उसके चित्त में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। वो आराम से बैठा है और देख रहा है बस। तो जब हम आराम से बैठ जाते हैं और देखते हैं तो वहां मुक्ति है। जब हमको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, वहां मुक्ति है। जब हम अघोरी हैं और हमको फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या खाते हैं और दुनिया क्या बोलती है, वो मुक्ति है। जब हम नागा हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है और क्या करता है हमारे साथ, वो मुक्ति है। जब हम मग्न हैं, मान लीजिए एक भक्त ईश्वर में लीन है, क्या वो मुक्त है? नहीं, वो झगड़ा हुआ है ईश्वर के साथ। हाँ, वो एकाग्र हो सकता है, वन पॉइंटेड अटेंशन है उसका, ईश्वर 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 और कुछ नहीं। लेकिन जब वो ईश्वर में इसी तरह से लीन रहेगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि दोनों एंटिटीज में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों अलग कैसे हो जाएंगे? वो जो एक है वो शून्य हो जाएगा, वो जो वृत्तियां हैं वो निरोध हो जाएंगी, जो कंसंट्रेशन है वो समाधि बन जाएगी, जो ध्यान है वो समाधि बन जाएगी। तो यहां पे ये बोलते हैं कि जो पुरुष है उसको कभी बांधा नहीं जा सकता, ना वो माइग्रेट करता है, ना वो मुक्त होता है। वो प्रकृति खुद ही है अकेली, जो बहुतों को सपोर्ट करती है, मतलब बहुत तत्वों को सपोर्ट करती है। वही बाउंड है, वही माइग्रेट करती है, वही मुक्त होती है,
ये बॉन्डेज, ये माइग्रेशन और ये मुक्ति जो है वो सिर्फ, वो हम पुरुष के लिए बोलते हैं, बट हकीकत में वो है प्रकृति के लिए। ओके, वेरी गुड नाइट। दरवाजा बंद कर दे। यही बड़ा वाला ठंडी हवा क्यों बाहर निकल जा रही। ओके। ये कहते हैं कि जो भी भोगना होता है वो प्रकृति भोगती है, और जो भी मुक्ति होती है वो प्रकृति की होती है। लेकिन क्योंकि हम दोनों में फर्क कर नहीं पाते हैं, प्रकृति में और पुरुष में, हर आदमी फर्क नहीं कर सकता है। हम ये कहते हैं कि पुरुष मुक्त हुआ। मतलब साधारणतः हम अहंकार को मैं समझते हैं, या बुद्धि को मैं समझते हैं, या मूल प्रकृति को मैं समझते हैं, जबकि हकीकत में पुरुष मैं है। तो जब हम अहंकार को मैं समझते हैं तो हम पुरुष की जगह प्रकृति को मैं समझते हैं। जब हम बुद्धि को मैं समझते हैं तब हम पुरुष की जगह प्रकृति को मैं समझते हैं। और जब हम मूल प्रकृति को मैं समझते हैं तब हम पुरुष की जगह प्रकृति के ही एक अंग को, अनमैनिफेस्टेड प्रकृति को हम मैं समझते हैं। तो जो ये समझने लगे कि मैं कौन है, वो वही समझ सकता है जिसके पास इसका ज्ञान हो, और सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं हो, प्रैक्टिकल ज्ञान हो। और प्रैक्टिकल ज्ञान थ्योरी के बाद ही आता है, थ्योरी के पहले नहीं आता है। और ये तपस्या से आता है, ये साधना से आता है, ये एक प्रोसेस फॉलो करने से आता है, ये अध्ययन से आता है। सांख्य में ये इंटेलेक्चुअली आता है, जब आप इन तत्वों को समझते हैं और इस पे गहरा जाते हैं तब समझ में आता है। तो इसलिए हम लोग यहां देखेंगे कि ये गहरा जा रहा है, ये बार बार प्रकृति पुरुष के भेद को समझा रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। फिर ये 63rd में बोलता है कि प्रकृति अपने आप को बांधती है अपने 7 भावों के कारण। प्रकृति बंधी हुई है धर्म अधर्म में, प्रकृति बंधी हुई है ज्ञान अज्ञानता में, प्रकृति बंधी हुई है ऐश्वर्य अनैश्वर्य में, प्रकृति बंधी हुई है वैराग और राग में। लेकिन इनमें से 7 ज्ञान को छोड़ के, क्योंकि ज्ञान मुक्ति देता है, ज्ञान आपको बाहर निकाल के लाता है। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कौन देता है? प्रकृति ही देती है। प्रकृति जब अपने आप को ज्ञान देती है तो मुक्त करती है अपने आप को, लेकिन जब प्रकृति अपने आप को धर्म अधर्म समझाने लग जाती है तो फंसा देती है अपने आप। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि कृष्ण को श्राप क्यों लगा गीता का ज्ञान देने के बाद, जब उन्होंने धर्म अधर्म समझाया। धर्म अधर्म समझाना ज्ञान नहीं है, मुक्त होने की दिशा में जाना ज्ञान है। और भारत में क्या हो गया है कि हम गीता पढ़ रहे हैं, जो कि एक धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र आपको अधिक से अधिक स्वर्ग ले जा सकता है, आपके जीवन में सुख ला सकता है, लेकिन आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, क्योंकि यह दर्शन शास्त्र नहीं। दर्शन शास्त्र गहरा होता है, धर्म शास्त्र कंपैरेटिवली हल्का होता है। धर्म शास्त्र आपको बुद्धि तक ले आएगा, सात्विक प्रकृति तक ले आएगा, उसके ऊपर नहीं ले जाएगा। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है वो आपको ऊपर नीचे सब दिखाएगा।
हमारे देश में दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कम है, बहुत कम है। सबको स्वर्ग चाहिए और स्वर्ग का ज्ञान देना आसान है। टीचर चाहिए वैसे जो आपको स्वर्ग सिखाए। टीचर चाहिए वैसे जो आपको दर्शन शास्त्र सिखाए। कुछ दर्शन शास्त्र तो बहुत कठिन है, उनको समझना भी बहुत कठिन है। हम बोलते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, बहुत टेक्नोलॉजी है। आप दर्शन शास्त्र पढ़ के देखिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को बांध लेती है 7 रूप में। कौन से? धर्म, अधर्म, अज्ञानता, ज्ञान नहीं यहां पर, अज्ञानता, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, और आपका वैराग्य और राग। और सिर्फ एक ही तरीके से ये पुरुष को मुक्ति दिला देती है, वो है ज्ञान से। और ये सब कहां है? ये सब बुद्धि में रहते हैं। तो जैसे ही बुद्धि बनती है, उनमें अगर धर्म और अधर्म है तो वो प्रकृति बंध गई। उनमें अगर अज्ञानता है तो बुद्धि बंध गई। उसमें अगर ऐश्वर्य है, अनैश्वर्य है, तो बुद्धि बंध गई। उसमें अगर राग और वैराग्य है तो बुद्धि बंध गई। वो प्रकृति है अभी जो कि बंदिश में है, चेन में बंध गई है। जब तक उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक वो मुक्ति के मार्ग पे जा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो ही 7 भाव उसको अगला जन्म दे देंगे। उसका अगला जन्म भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब मुक्ति नहीं है उसको। मुक्ति होती तो अगला जन्म लिखा नहीं होता। तो ये प्रकृति अगर अपने आप को मुक्त करना चाहती है तो प्रकृति को ज्ञान लेना पड़ता है। वो खुद ही ज्ञान खोजती है। इसलिए हमें से बहुत लोग सीकर होते हैं। हम लोग सीख कर रहे हैं ज्ञान। क्या है सच्चा ज्ञान? क्या है सही ज्ञान? जिससे आपके अंदर में आराम आए, जिससे आपको आनंद आए, जिससे आपको मुक्ति मिले, जिससे आपको हल्का लगे, जिससे आपको शांति मिले। वो एक किस्म से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसमें विवेक बढ़ता है, उसमें विवेक ख्याति बढ़ती है, विवेक और नॉलेज बढ़ता है। और विवेक और नॉलेज के माध्यम से जब उसको आ जाता है ये, तब वो भोग करना बंद कर देती है और मुक्ति की तरफ भी नहीं जाती है, क्योंकि अब वो मुक्त हो जाती है। और जब वो ये कंप्लीट ज्ञान उसको मिल जाता है और उसका वो प्रयोग करती है, तब प्रकृति को समझ में आता है कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं मतलब मानस भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, मूल प्रकृति भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो तन्मात्राओं से आ रही है। तन्मात्रा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अहंकार से आ रही है। अहंकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बुद्धि से आ रही है। बुद्धि भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूल प्रकृति से आ रही है। तो सब पैदा हो क्या है। और जैसे ही संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, सब वापस चले जाते हैं। सबको मालूम पड़ता है मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। इमीडिएटली बैक। और फिर ये भी समझ में आता है कि मेरा कुछ नहीं है। तन्मात्राओं को समझ में आता है कि ये पंच महाभूत मेरे बच्चे नहीं है, मेरे नहीं है। अहंकार को समझ में आता है कि मानस मेरा नहीं है, ज्ञान इंद्री मेरी नहीं है, कर्म इंद्री मेरी नहीं है, पंच ये तन्मात्राएं मेरे नहीं है। पोजेशन छूट जाता है।
मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट बंद हो जाता है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैं नहीं। तो जब मैं नहीं, टोटल जितने भी प्रकृति के तत्व में ये जब भाव आ जाता है कि मैं नहीं हूं, तो कौन है? पुरुष है। फिर कोई तो है। तो जैसे ही प्रकृति के कंपोनेंट्स बोलते हैं कि हम लोग नहीं हैं, ऑटोमेटिकली पुरुष है। तो आप फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं, आप मोक्ष पे आ जाते हैं, आप लिबरेशन पे आ जाते हैं, आप मुक्ति के द्वार पे पहुंच जाते हैं। कब? जब एब्सोल्यूट नॉलेज आता है, जब कंप्लीट ट्रूथ आता है, जब आपको मालूम पड़ता है कि मैं नहीं हूं, जब आपको मालूम पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, जब आपको मालूम पड़ता है कि मैं नहीं हूं, तो और उससे क्या होता है? उससे आपके अंदर जो भी गलत ज्ञान था वो निकल जाता है। और दूसरा, आपके अंदर एक एब्सोल्यूट नॉलेज आ जाता है, आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। आपको कंप्लीट नॉलेज अपने अपने अंदर से खुल जाता है। आपको मालूम है कि एक बीज को मालूम है कि उसको आम का पेड़ कैसे बनाना है, उसी तरीके से आपके अंदर में प्रोग्रामिंग है कि एक नया ब्रह्मांड कैसे बनाना है, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं, इसलिए आप सोचते भी नहीं, इसलिए आप अंदर जाके खोजते भी नहीं कि मेरे अंदर ब्रह्मांड कहाँ है, कैसे बनाऊं। तो जैसे जैसे आप इन कॉन्सेप्ट्स पे स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि आप कौन है। अभी अगर आप आज के दुनिया में जाकर ट्रंप से पूछेंगे तुम कौन है, वो बोलेगा आई एम प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई हैव बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। माय वाइफ्स नेम इज मेलेनी। और ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो बाहर की दुनिया की बात करेगा। उसने कभी अपने अंदर का अध्ययन किया ही नहीं है, वो साइंस उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं जाती है। उसको आप बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो बोलेगा मैं तो सिर्फ ट्रंप ज्ञान जानता हूं, ब्रह्म ज्ञान तो मेरे को आइडिया ही नहीं क्या है। और जबकि वो ब्रह्म ज्ञान हम सबके अंदर है। अगर आपके अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा तो आप इस दुनिया में जी कैसे रहे? आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर निकालनी है, आंख कैसे देख रही है, कान कैसे सुन रहा है, पूरी ये बायोमैकेनिक्स चल कैसे रही है, पूरा ये ब्रेन का इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर चल कैसे रहा है, जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो चल कैसे रहे हैं। और आप इंटेंशनली तो चला भी नहीं रहे हैं, कोई तो चला रहा है। और रिपेयरिंग कैसे होती है? आपका हाथ कट जाता है, अपने आप हील हो जाता है। खून निकल रहा होता है, वो अपने आप ड्राई हो जाता है। कुछ जानवरों के कुछ बॉडी के पार्ट काट दीजिए तो दूसरे पार्ट रीजेनरेट होके आ जाते हैं। कैसे होता है? तो पूरा का पूरा एक प्लान है, एक इंटेलिजेंस है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। हमको सिखाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करती है आज के डेट में मनी, मनी की नीड, रुपया। और ये रुपया जो है ये बाहर है, तो हम बाहर खोजते हैं सब कुछ। हमारे दिमाग में ही नहीं आता है कि अंदर से सब बाहर का बन रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से तन्मात्रा बनती है, तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं। आपकी दुनिया अंदर बन रही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बाहर बन रही है। बाहर बनी बनाई है। आप सोचते हैं कि सूरज तो बना हुआ है, जबकि सूरज आप बना रहे हैं। कितना फंडामेंटल शिफ्ट है।
आप जब ये देखेंगे पूरी जो डिजाइन है, आपका पूरा बाहर की दुनिया आप बना रहे हैं। बुद्धि अहंकार अहंकार, तन्मात्राएं तन्मात्राएं, पंच महाभूत जो बन गया आपने बनाया, उसको आप चेक कर रहे हैं ज्ञान इंद्रियों से। कुछ गलत बन गया, उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो आप कर्म इंद्रियों से ठीक कर रहे हैं। यही आप हैं। जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन आएगी, आप देखिए आपका पावर कितना आ जाता है प्रकृति के ऊपर। आपकी जिंदगी एक दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे चली जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं आप सोचेंगे होने लगेगी, क्योंकि प्रकृति बाहर है नहीं। आपका अहंकार बना रहा है, अहंकार बना रहा है आपका। आप आंख बंद कर दीजिए, देखिए आपको बाहर की दुनिया दिखाई देती है। आप कान बंद कर दीजिए, देखिए आपको बाहर की दुनिया के आवाज आते हैं। उस टाइम पे आपका बाहर की दुनिया का साउंड का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। आप वही बनाते हैं जिसको आप परसीव करते हैं। जिसको आप नहीं देख रहे हैं वो नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा कि आप चांद को नहीं देख रहे हैं, तो चांद नहीं है वहां पर। आप जब मर जाते हैं तो आपका शरीर आपका अहंकार बनाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार सूक्ष्म शरीर में निकल गया बाहर, वो दूसरी जगह चला गया। तो आपका शरीर बन नहीं रहा है। फिर आपका शरीर वहां कैसे गिरा पड़ा है? दूसरों को अहंकार आपका शरीर बना रहा है। और वो जो आपका शरीर बना रहे हैं वो जाके उसको जला के आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, ये देश इतने सालों से है और मतलब एंशियंट विजडम का लैंड माना जाता है। ये बहुत डीप फिलॉसफी है। इसमें कारण क्या है? क्योंकि जो फिलॉसफी वेस्ट फॉलो करती है वो उस ट्रेडिशन से है जिनकी सोच हमसे बहुत पीछे थी। उनके यहां हेवन तक पहुंचना ही अल्टीमेट है। हमारे यहां भी स्वर्ग तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, बट वो एक स्टेज है। आप स्वर्ग के ऊपर भी जा सकते हैं, उसके भी ऊपर जा सकते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि सेवेंथ हेवन बोलते हैं कि स्वर्ग के 7 लेयर हैं, 7 स्वर्ग हैं, ऐसा बोल लीजिए। हमारे यहां ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारे यहां बोलते हैं कि कई लोग हैं। नानक से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा अनंत आकाशा अनंत पाताला। जितना ऊपर है उतना नीचे है, इसकी गिनती नहीं है। तो हम लोग बुद्धि के बाद या सात्विक प्रकृति के बाद, जिसको वो स्वर्ग बोलते हैं, हम आते हैं मूल प्रकृति में। उसके बाद हम आते हैं पुरुष में। उसके बाद आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ईश्वर में जाइए, और ऊपर जाना चाहते हैं परम ईश्वर में जाइए, और ऊपर जाना चाहते हैं पार परमेश्वर में जाइए। तो हमारे यहां कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी है। हमारे यहां कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है। ये लोग क्यों कहते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया? उनके यहां क्यों नहीं है? क्योंकि वो फाइनाइट वर्ल्ड में है, हम फाइनाइट में भी हैं, जीरो में भी हैं, इनफाइनाइट में भी हैं। हम जब बोलते हैं निराकार, मतलब जीरो आकार,
हम जब बोलते हैं निर्गुण मतलब जीरो गुण। तो जीरो और इंफिनिटी साथ में चलते हैं। अगर कोई चीज जीरो है तो उसका ऑपोजिट इनफाइनाइट हो जाता है। और ये पूरी वर्ल्ड कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड है। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, और वो होगा अगर आप सही मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे तो। क्योंकि आपके दिमाग में वो बात क्यों आई? क्योंकि वो बात सृष्टि में है। जो चीज सृष्टि में नहीं आई वो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है वो रियल वर्ल्ड में आ सकता है, अगर आप एनर्जी कलेक्ट करके अपने सेंसेस को शार्प करें ताकि वो देख सकें। तो ये हम पहुंचे 64 तक, और अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर थोड़े और डीप फिलॉसफी में जाएंगे 65 के बाद। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहां पूछ सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन तो भारी हो गया। नहीं, वो जब भी आपके ब्रेन के अंदर सेल्स का ग्रोथ होता है फास्ट, तब भारी होता है। और आप रात में सोएंगी तो उसका कुछ प्रोसेसिंग होगा। एक दो दिन में कुछ सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो सुना आपने वो स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट जब आप सुनेंगी तो वो उसके साथ लैच ऑन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन, या तो फिर क्लोज करें। चलिए क्लोज करते हैं ना। थैंक यू।